आदाब, मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हम अपनी आज की पेशकश में बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी प्रधानमंत्री की विकसित भारत रोजगार योजना हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, जिसका मकसद 2 वर्षों से 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना। खास बात यह है कि इसे 99,446 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया है ताकि एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दिया जा सके। तो क्या है ये स्कीम ELI जिसको हम कहते हैं, लोग इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और इस स्कीम से फ़ायदा उठाने का क्या है तरीका, इसी पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 2 बहुत ही खास मेहमान। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल सीनियर IAS ऑफिसर मिस्टर सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टर ऋचा शर्मा। हम आप दोनों का तहे दिल से वेलकम करते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर मुसलसल फ्लैश किया जा रहा है। ऋचा जी, मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल करना चाहूँगी। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ELI स्कीम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये किस सोच के साथ लाई गई है? ELI स्कीम, जिसे कि अब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का नाम दिया गया है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंसेंटिवाइज करने की स्कीम है। साथ ही इस स्कीम का मकसद ये भी है कि ये हमारे युवाओं को न केवल रोजगार मिले बल्कि वो रोजगार सस्टेन भी रहे, एक निश्चित समय के लिए मिले, उनको चलता रहे उनका रोजगार और उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े। जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी कंपोनेंट स्कीम के, तो उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़े उससे और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और उन्हें सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी मिले। और दूसरा एक जो पहलू है इस स्कीम का वो ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी अधिक से अधिक रोजगार जनरेट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहती है सरकार। ये एक दूसरा पहलू है इस स्कीम का। सुरेंद्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस स्कीम के तहत आम आदमी इसे क्या समझे और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? जैसा आपने शुरुआत में बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के अपने संभाषण में इस स्कीम का उद्घाटन किया। इस स्कीम की खासियत, जैसा कि ऋचा जी बता रही थी, कि युवाओं को प्रोत्साहन देना और जो लोग रोजगार दाता उनको प्रोत्साहन देना। तो एक बड़ी बैलेंस सी स्कीम है जिसमें कि एम्प्लॉयर भी फायदे में है और युवा जो एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर रहा है उसका भी फायदा है। तो ट्विन बेनिफिट स्कीम है जिसके नाते युवाओं को आग्रह है कि स्कीम का फ़ायदा लें। और स्कीम की जो एलिजिबिलिटी है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दौर में, कि जो युवा रोजगार पा रहे हैं अगर उनकी तनख्वाह एक सर्टेन अमाउंट के नीचे है, 1 लाख रुपया जैसा कि स्कीम अभी वर्तमान में प्राविधान है, तो उनको 15,000 रुपये तक का सहायता मिलेगा। तो मतलब तनख्वाह मिलेगी, भारत सरकार भी उनको 15,000 रुपये की अलग से सहायता देगी। तो उनके सोने पर सुहागा हो जाएगा जब वो नौकरी पाएंगे। और ये नौकरी इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा 15,000 कि आज भर्ती करें कल एम्प्लॉयर उनको छुट्टी कर दे। उनको 6 महीने तक अगर रोजगार पे रखेगा तब जाके ये सहायता उनको भी मिलेगी और जो एम्प्लॉयर है उसको भी कोई सहायता का प्राविधान है। तो ये बहुत ही बैलेंस, वेल थॉट आउट स्कीम है और इसको स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए। हम तो युवाओं से अपील करेंगे आपके प्रोग्राम के माध्यम से, इस पर जितनी जन जागरूकता सृष्टि की जाए उतना भी कम होगा, कारण इसमें 3.5 करोड़ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। तो 7 से 8 करोड़ लोग अपने भाग्य इसमें आजमा सकते हैं कि कहाँ किसको कहाँ रोजगार मिलने की संभावना है। तो ये रोजगार परक है और विकसित भारत बनाने में जो भारत सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को आर्थिक सहायता की जाए, या व्हाट वी कॉल इट असिस्टेड थ्रू मनी। इसमें असिस्टेड थ्रू स्किल भी नहीं है बल्कि इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है।
तो 3.5 करोड़ रोजगार सृष्टि करके 3.5 करोड़ युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए स्कीम है। अति स्वागत योग्य स्कीम है ये। सर, मुझे एक बात जानना है कि जब आप कहते हैं 15,000 रुपये ये एम्प्लॉयज़ को, जो नए ज्वाइनीज हैं उनको मिलेगा, इसका लॉजिक क्या है? और कैसे ये पता चले कि ये एम्प्लॉयज़ रुकेंगे, पैसे लेके छोड़ नहीं देंगे? देखिए, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अगर उनको रोजगार मिलेगा वो छोड़ेंगे क्यों? दूसरा है कि ऑर्गेनाइज लेबर जो है, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, विनिर्माण उद्योग में जो काम करते हैं, वो इस तरह से सुबह शाम रात दिन अपने रोजगार नहीं बदलते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अनुष्ठान में रहते हैं और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, कारण लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट हर आदमी चाहता है, हर इंसान चाहता है। तो इसमें वो छोड़ के जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं लगती। हाँ, अगर एम्प्लॉयर कुछ गफलत करता है, उसके साथ कुछ धोखाधड़ी करता है, तो उसकी जांच की आवश्यकता अवश्य है, उस पर सजग रहने की जरूरत अवश्य है। कोई फेक कंपनी बनाए, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी बनाए, उसमें किसी एम्प्लॉय को 15,000 दिलाने की कोशिश करे, तो जो बिचौलिए निकल आएंगे उनसे थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। मुझे नहीं उम्मीद है कोई युवा रोजगार अपनी नौकरी छोड़ के जाएगा अगर उसको नौकरी मिल रही है, और मिल भी गई है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल अगर काम करेगा तो 15,000 का उसको और भी ज़्यादा मिलेगा। अभी तो 1 लाख तक की तनख्वाह पर सीमित है। तो अगर आप अच्छे उत्पादक बनेंगे और वो कंपनी का रोजगार अच्छा होगा, तो मालिक और जो रोजगार वाले पाने वाले हैं, दोनों का फायदा होगा, तो दोनों आगे बढ़ाएंगे। शायद यही उम्मीद है, और ये इसके पीछे का जो फिलॉसफी भी है सर। बहुत ही बढ़िया सर। रिचा मैम, आपसे जानना चाहेंगे इससे एम्प्लॉयर का क्या फ़ायदा है? हम एम्प्लॉयज़ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर का, कंपनी का क्या फ़ायदा है जी इसमें? सर ने जो बताया आपको एम्प्लॉय के लिए, मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि एम्प्लॉय, आपने बोला कि क्यों रुकेगा, तो वो एम्प्लॉय को जो इंसेंटिव मिल रहा है वो 6 महीने लगातार जॉब करने के बाद ही मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है इंसेंटिव दे करके उसको रोकने का भी, कि यदि कहीं पर किसी वजह से एम्प्लॉय को लगे कि नहीं, मैं 2 महीने बाद छोड़ करके किसी और एस्टैब्लिशमेंट को ज्वाइन कर लूं, तो ये एक इंसेंटिव है कि भाई तुम 6 महीने रुको, तब तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा, ताकि उससे उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो जाएगी, तो उसके स्किल में भी एक इजाफा होगा। तो ये भी है। और दूसरा, सर ने जैसा कहा कि रिस्क ना हो, कोई गलत फायदा ना उठाए, तो जो 6 महीने के बाद दिया जाएगा इंसेंटिव, वो भी इस चीज को एड्रेस करता है कि रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि हम इमीडिएटली नहीं दे रहे हैं ये इंसेंटिव। 6 महीने रुकने के बाद या 12 महीने रुकने के बाद ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। अब आपका सवाल ये है कि इसमें एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है? तो जो स्कीम है वो 2 भागों में है। भाग 1 तो एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन जो दूसरा भाग है वो एम्प्लॉयर्स के लिए है। एम्प्लॉयर्स को एक बेसलाइन के ऊपर हर नया जॉब जनरेट करने पर 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव पर न्यू एम्प्लॉयमेंट पर मंथ दिया जाएगा। यदि वो 6 महीनों तक सस्टेन करता है उस एम्प्लॉय को, तो उसके बदले में, तो यदि उस तरह से आप देखेंगे तो 1 साल में 36,000 रुपए और 2 साल में 72,000 हो जाएगा उसके लिए। और यदि इस्टेब्लिशमेंट एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, तो ये जो इंसेंटिव है वो सरकार उसे अगले 4 सालों के लिए देगी। तो एम्प्लॉयर को काफी बड़ा बेनिफिट है, इसीलिए ये स्कीम एम्प्लॉयर्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, जितना हमारे इंटरैक्शंस में निकल करके आता है इसके बारे में। सुरेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कंट्री की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है। आपको लगता है हमारी कंट्री की इकॉनमी इससे ग्रो करेगी? आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? बेरोजगार यूथ, नौजवान जो काम के लिए आजकल ढूंढ रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, आपको लगता है इससे उनकी मदद की जा सकती है? इनफैक्ट लगता ही नहीं, इससे बड़ी मदद और क्या हो सकती है। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। एक बेरोजगार क्या चाहे, एक रोजगार। अब रही बात 15,000 सफिशिएंट है कि नहीं, ये 15,000 जो है तनख्वाह के अलावा है। वो जो नॉर्मल तनख्वाह सैलरी एम्प्लॉयर देगा वो तो हर महीने दर महीने देगा ही देगा, उसके ऊपर टॉपअप सरकार ने किया 15,000 रुपये। तो एक तो ये इंसेंटिव है, रोजगार पाए और उसके साथ साथ अलग से पैसे भी पाए। दूसरा, एम्प्लॉयर जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, मालिक
जिसको कि छोटी फैक्ट्री चला रहा, 50 वर्कर हैं, 40 वर्कर हैं, उसने 2 बंदे को और लगाया। तो 2 बंदा वो कभी हो सकता आगे पहले नहीं लगाता कि चलो हम इन्हीं से ज़्यादा काम करा के लगवा लेंगे। अब ये 2 बंदे और आ रहे हैं, बंदे या बंदियाँ, उनसे काम करवाएगा तो 2 लोग औरों को रोज़गार मिला और उस कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसका माल अच्छा बिकेगा, ज़्यादा बनेगा, मार्केट को आपूर्ति कर पाएगा, तो उसका भी फायदा है। एक तो एम्प्लॉय पहले से ही लगाना चाहता था, शायद लगा भी लेता, अब सरकार अगर उसके लिए 3000 रुपये अलग से भी दे रही है तो उसका तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय कम हो गया ना, उसका प्रॉफिट भी मिला और उसके लेबर का फायदा भी मिला। तो एम्प्लॉय के लिए विन विन है और एम्प्लॉयर के लिए भी विन विन सिचुएशन है। आपने सुना होगा पहले हम लोग PLI दे रहे थे, प्रोडक्टिविटी लिंक, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है कि एम्प्लॉय बढ़ाओ तो पैसा पाओ, पहले था प्रोडक्शन बढ़ाओ तब पैसा पाओ। तो प्रोडक्शन भी बढ़ाओ उसके लिए अलग स्कीम है, एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ाओ इसके लिए ये स्कीम है। और ये स्कीम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, न केवल समय के अनुसार बल्कि अगर विकसित भारत का जो भारत सरकार का पक्का इरादा है वो रोजगार के थ्रू ही संभव होगा। अगर लोग बेरोजगार रहेंगे तो विकसित भारत होगा कैसे, लोग सरकार निर्भर रहेंगे तो विकसित भारत होगा कैसे। अगर लोग रोजगार पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे, खासतौर से विनिर्माण के क्षेत्र में, अभी इसमें सेवा का क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र शामिल नहीं है, शायद धीरे धीरे स्टडी होगी तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें, और ख़ासतौर से अभी आपको जिक्र होगा कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनकी बड़ी कंपनियों के, जो लोग 6 लोग 7 लोग 10 लोग रख के अपना काम करते हैं, अगर वो बंदे लोग 2 लोग और लोगों को रखते हैं तो उनको 2 लोगों का इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरह से अगर हर कंपनी, 6.5 करोड़ कंपनियाँ भारत देश में, अगर हर कंपनी केवल 1 बंदा और एडिशन रखे तो 6.5 करोड़ लोगों के जॉब की अपॉर्चुनिटी है। इस स्कीम की आवश्यकता बहुत पहले से थी। मुझको तो लगता है बहुत सारी स्कीमों को मर्ज करके इस स्कीम को बढ़ावा देना चाहिए, कारण से इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन होगा, जॉब का रिटेंशन का फॉर्मलाइजेशन होगा और लोग एक अच्छे जॉब की उम्मीद करेंगे। अभी जो 4 दिन यहाँ, 5 दिन वहाँ, 10 दिन यहाँ, ये जो रोज दिन पूरा समय रोजगार ढूंढने में चला जाता है, अगर सतत रोजगार मिलेगा तो उसकी क्षमता भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उसका फ़ायदा होगा। तो मेरे समझ से ये विन विन सिचुएशन वाली और सोने पे सुहागा वाली स्कीम है। बहुत ही बढ़िया। रिचा मैम, आप बताएंगे कि सरकार की क्या सोच है इसको लेकर? सरकार की सोच, जैसा कि सर ने कहा, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यदि एक एस्टैब्लिशमेंट या एम्प्लॉयर किसी पशोपेश में था कि मैं और 2 लोगों को जोड़ूं या ना जोड़ूं, मेरा कितना खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो मेरे लिए फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, तो अब इससे उसको मदद होगी अपने एस्टैब्लिशमेंट को बढ़ाने में या नए उद्योगों को और आने में भी इससे काफ़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 3000 तक का इंसेंटिव दे रही है सरकार नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करने के लिए, और ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, बल्कि हमारा जो वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज्ड है या फॉर्मलाइज्ड नहीं है, उसको सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ला करके ऑर्गेनाइज्ड करने में भी ये स्कीम मदद करेगी। तो सरकार का सोचना इसमें मल्टी फेसेटेड है कि ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ ही स्किलिंग भी हो, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाए लोगों की, लोगों को फर्स्ट टाइम यूथ जो आएगा एम्प्लॉयमेंट में उसको 1 महीने का EPF वेज अलग से मिल जाए ताकि उसकी सहायता हो जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस स्कीम में जो एम्प्लॉय को सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो लेने के पहले एक छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि फ्रीली अवेलेबल होगा EPFO के पोर्टल पे। और उसमें छोटे छोटे वीडियोस हैं जो उनको देखने होंगे और कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, और वो कोर्स कंप्लीट मान लिया जाएगा, तभी उनको दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा उनके इंसेंटिव का। तो इससे हम फाइनेंशियल लिटरेसी भी अपने यूथ की बढ़ाने के लिए एम कर रहे हैं। इसमें सुरेंद्र सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करे यूथ, और क्या ये स्कीम भारतवर्ष के हर कोने में पहुंच पाएगी? आप दोनों के जवाब दीजिए। अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसमें उमंग पोर्टल से अपना आइरिस या जो उसके बहुत सिंपल तरीके हैं और वो हम
थोड़ी देर में डिस्कस भी कर सकते हैं क्या तरीका। उमंग पोर्टल डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर और अपना एक यूएएन नंबर निकालें, उस नंबर के आधार पर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसको लिंक करें। तो इसका एक पोर्टल बेस्ड व्यवस्था है जो कि पूरे भारत के लिए लागू है, हर जिले, हर प्रांत और हर क्षेत्र के लिए लागू है। और अभी इसमें और जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, राज्य सरकारें सब लोग मिलकर इस पर काम कर रही हैं ताकि जहाँ जहाँ बेरोजगार लोग हों और जहाँ जहाँ रोजगार की संभावनाएं हों, कारण बेरोजगार लोग हों और रोजगारक्षम कंपनियां हों, दोनों को जोड़ने का काम ये पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। और ऐसे भी जानकारी के लिए और भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे जन जागरण सृष्टि करना। आपका टीवी का कार्यक्रम भी एक उसी दिशा में एक प्रयास है कि लोग जानें। दूसरा सवाल आपका था कि इसमें सुविधाएं क्या हैं, कैसे लोग इसका फायदा लें। देश के हर कोने में पहुंच पाएगी ये सुविधा जो हमारे नौजवानों के लिए सरकार लेकर आई है। इसमें नौजवानों को, इसमें मैं एक चीज़ और आपके निगाह में लाना चाहूँगा कि जो जैसे अभी मैडम ने बताया, रिचा जी ने, कि इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कही गई है। हम जानते हैं कि 8,000 या 9,000 महीना बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं है। 1 लाख रुपए 12 महीने की तनख्वाह का लिमिटेशन इसमें है, लेकिन उसमें अगर 15,000 की सहायता मिलती है तो आप काम तो कर ही रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसका अनुभव आपको मिल रहा है, और काम के अनुभव के साथ ही साथ जो आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, किस तरह बचत करें, किस तरह से स्वयं रोजगारक्षम आगे आज नहीं तो कल होना चाहें, तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसका जो कंपोनेंट है ये उसकी स्किल बढ़ाएगा, हुनर बढ़ाएगा, उसकी उत्पादकता भी बढ़ाएगा, और हो सकता है कि कल वो खुद रोजगार दाता बने, अभी याचक से दाता भी बन सकता है। तो इसमें संभावनाएं इस तरह से देखी जाए कि युवक जो बेरोजगार हैं वो कहीं न कहीं उमंग माध्यम से या जो पोर्टल के माध्यम से, ईपीएफओ की ट्रेनिंग के माध्यम से, लेबर मंत्रालय के जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, राज्य सरकारें जिला स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक, शहर स्तर तक जो प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। जानकारी अपने आप नहीं होगी, शायद जानकारी बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और किए जाने भी चाहिए ताकि लोगों को सही जगह पे जानकारी मिले। कारण जहाँ ये स्कीम चली है तुरंत बिचौलिए भी, तुरंत गोरख धंधा वाले भी निकलेंगे, किस तरह स्कीम को गेम किया जाए, किस तरह लोगों को छला जाए, छल और कपट की चीज़ें की जाएँ। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिजिटल है, आधार बेस्ड है, उमंग एप्लीकेशन से बेस्ड है। तो शायद इन सब चीज़ों का ध्यान रख के जो लाइफ साइकिल बनाई गई प्रोजेक्ट की, एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयमेंट टू 6 मंथ लेटर सब्सिडी, ये तीनों चीज़ें डिजिटल हैं जिसमें फ्रॉड की संभावनाएं कम है। और हम तो चाहेंगे कि रोजगार जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं इसका फ़ायदा लें, जानकारी पहले लें, इसके बाद ज्वाइन करें, और किसी फ्रॉड या किसी फिशिंग साइट या इधर उधर लोगों के से संपर्क में न रहें। सरकार की जो हेल्पलाइन या जो बनेगी ईपीएफओ के हिसाब से उस पर ध्यान दें। इसमें एक सर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और कहाँ जाकर अप्लाई करें जो नौकरी चाहते हैं या इस स्कीम के से कनेक्ट करना चाहते हैं जो नवयुवक, वो कहाँ जाए? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या पेपर वर्क की जरूरत है? मैं टीचर जी अनुरोध करूंगा, चूंकि विभाग से हैं, ये बताएं। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं इसमें एक क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहती हूँ कि जो 1 लाख तक की सीमा रखी गई है वेज की, ग्रॉस वेज की, वो मंथली है। जिसका भी मंथली वेज 1 लाख तक का है वो एलिजिबल है। एम्प्लॉय, जो भी नया एम्प्लॉय है, उसको अपना एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करना होगा, जो कि उमंग ऐप के थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही एम्प्लॉय को और ना ही एम्प्लॉयर को। जो भी एम्प्लॉयर या स्टैब्लिशमेंट ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो डीम्ड रजिस्टर्ड माने जाएंगे इस स्कीम के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन सरकार ने इस स्कीम के लिए नहीं रखा हुआ है। सिर्फ एम्प्लॉय को अपना यूएएन जनरेट करना है और उसका बैंक अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए। और एम्प्लॉयर यदि ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड ऑलरेडी है तो यदि नहीं है तो उसे ईपीएफओ के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यदि रजिस्टर्ड है वो ईपीएफओ के साथ में तो उसे अपना जीएसटी नंबर और पैन लिंक्ड अकाउंट नंबर अपने पोर्टल में ईपीएफओ में लॉगिन करके देना होगा। इसके अलावा इस स्कीम का हर कैलकुलेशन, उसको कितना इंसेंटिव मिलेगा, कितने लोगों के लिए मिलेगा, कितना मिलेगा, सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसमें ना ही किसी पेपर वर्क की आवश्यकता है, ना ही किसी एक्स्ट्रा फॉर्म भरने की आवश्यकता है।
इस तरह से इस स्कीम को काफी सिंपल रखा गया है इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से। इसे ईपीएफओ इम्प्लीमेंट कर रहा है जिसके सिस्टम्स ऑलरेडी सेट हैं। सभी एम्प्लॉयर्स जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड हैं वो मंथली इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल करते हैं। वहीं से डेटा लेकर के हमारा जो आईटी सिस्टम है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। सो मैम, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप का ही इंसान अप्लाई कर सकता है या किसी उम्र का इंसान इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है? ये स्कीम जेंडर एग्नोस्टिक है, एज एग्नोस्टिक है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एग्नोस्टिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति जो पहली दफा रोजगार में आता है और ईपीएफओ के साथ रजिस्टर होता है, उसका यूएएन खुलता है, वो एलिजिबल है एम्प्लॉय। और कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी सेक्टर का हो, इसमें सेक्टर एग्नोस्टिक भी है ये स्कीम, वो किसी भी सेक्टर का हो एलिजिबल है, चाहे वो स्टाफिंग कंपनी हो या वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वो बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो। यदि वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। जो केवल एक डिफरेंस है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट को इसका जो इंसेंटिव है वो 4 सालों के लिए मिलेगा और बाकी सारे सेक्टर्स को ये इंसेंटिव 2 साल के लिए मिलेगा। अदरवाइज ये स्कीम सभी नए एम्प्लॉयज जो पहली बार आते हैं उनके लिए ओपन है और हर एम्प्लॉयर किसी भी सेक्टर का हो उसके लिए ओपन है ये स्कीम, एलिजिबल है वो एम्प्लॉयर। सुरेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर हायरिंग को बूस्ट करेगी? आपको लगता है वहाँ नौकरी की बढ़ोतरी होगी? इनफैक्ट ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ही है। जो 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियां हैं उनके लिए उससे अनुरोध किया जा रहा है कम से कम 2 एम्प्लॉय वो हायर करें। इसी तरह से जो 50 से ऊपर कर्मचारी वाली कंपनियां हैं उनसे उम्मीद की जा रही है वो 2 से 5 या 5 से भी अधिक कर्मचारी नियुक्त करने का प्रयास करें। तो अगर इस तरह से कम से कम 2 और प्रति एस्टेब्लिशमेंट 2, तो हमें उम्मीद है कि इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा कंपनियां, छोटी मोटी सारी कंपनियां मिलकर 3 करोड़ रोजगार सहज से उत्पन्न कर लेंगी। जैसा कि भी बताया गया हमारे पूर्व वक्ता द्वारा कि इसमें एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है। हर एज का इंसान, पुरुष हो या स्त्री, किसी भी क्वालिफिकेशन हो, पढ़ अनपढ़ या जैसा भी हो, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है एम्प्लॉय ईपीएफओ में और एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है ईपीएफओ में, और हाँ एक ही तो बात है जो हमने पहले शायद हमारे से गलती हो गई थी, 1 लाख तनख्वाह सालाना नहीं है बल्कि प्रति मास है। तो अगर आपकी तनख्वाह 80-90 हज़ार या 1 लाख से अंदर कम ही है तब भी आपको 15,000 रुपये मिलेगा। तो कंपनियों को क्वालिटी मैन पावर हायर करने में और उस मैन पावर को रिटेन करने में दोनों की सुविधा इसमें है। मुझे उम्मीद है कि कंपनियां इसका लाभ लेंगी, कारण कंपनियों को तो रोजगार तो एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए। अब एम्प्लॉय के साथ अगर सरकार कुछ पैसे भी दे तो ये तो बहुत अच्छी बात है और शायद यही इस स्कीम की खासियत है। और जो खामियों की तरफ से अगर हम देखना चाहें इसमें, तो इसमें प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है ताकि लोग झांसे में न आए, किसी गलत कंपनी में ना फंसें कि उनका भी जाए और उनके नाम पर वो कंपनी भी गलत फायदा ले, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनियां इधर उधर करके ले ले। इसलिए ईपीएफओ का लॉक रखा गया है। ईपीएफओ में आप कंपनी रजिस्टर कराएं, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हो, जैसा कि उन्होंने बताया यूएएन नंबर जनरेट करें डिजिटली जो कि आधार इनेबल्ड है, बैंक अकाउंट है जो कि आधार इनेबल्ड है, जनधन से जुड़ा हुआ है, तो आपको पैसा पाने में कोई आपत्ति या कोई प्रकार की किसी भी चोले की जरूरत नहीं है, स्वतः आपके पास से पैसा पहुंच जाएगा। तो इसमें किसी को पकड़ने की, किसी को जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। बस आप एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉयर के पास पहुंचे, एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करके अपना जॉब लें और जॉब के बदले में एम्प्लॉयर को भी जो अर्थराशि जो मिलनी है वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और जिस स्कीम को बनाने के पीछे भी इन सभी उद्योग धंधों से, सभी उद्योग संघों से आलोचना प्रत्यालोचना करके इस स्कीम को बनाया गया है कि इसकी डिमांड है कि नहीं, और डिमांड है उसी को सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो युवक युवतियां जो बेरोजगार हैं वो भी इस स्कीम का फ़ायदा लें, और प्राइवेट सेक्टर में ही फ़ायदा ज़्यादा है इसमें है। सरकारी सेक्टर में तो ये सब इंसेंटिव नहीं मिलेगा ना, चाहे तनख्वाह 1 लाख हो चाहे उससे कम हो या ज़्यादा हो। सर, हम हर सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए या बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ के तरह, बाकी सारे सेक्टर्स की तरह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ भी सिमिलर प्रोसेस है?
अभी तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण उद्योग के लिए है, इसमें कृषि शामिल नहीं है। कृषि उद्योग शामिल हैं, सेवाएं शामिल नहीं हैं, बट अदर सेवा उद्योग जहां प्रोडक्ट बनता है ऐसे कंपनियां शामिल हैं। और शायद इसका एक्सपीरियंस देख अगर इसका विस्तार किया जाएगा तो विस्तार करने की शायद आवश्यकता पड़ेगी, बट इट इज़ टू अर्ली टू से व्हाट इज़ कवर्ड व्हाट इज़ नॉट कवर्ड। जितना कवर्ड है पहले उसका फ़ायदा लें। जैसे कि बताया गया कि कोई भी उद्योग, हर प्रकार की उद्यमिता को इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो हर प्रकार के उद्योग, हर क्षेत्र के उद्योग, हर वर्ग के उद्योग इसमें शामिल हैं, तो इसमें उसका फ़ायदा लें। और जो शामिल नहीं है, जैसे बताया सेवा या कृषि क्षेत्र है, नॉट कृषि आधारित उद्योग, तो उसका फ़ायदा लें। मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा लोग लेंगे। मैम, इस स्कीम में कहा गया है कि बहुत फॉर्मलाइज्ड हो जाएगा सेक्टर, प्रोसेस बहुत फॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत फॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। सो आपको लगता है जो डिस्पैरिटी है, जो हमारी कंट्री में डिस्पैरिटी है, अमीर अमीर होता जा रहा है या गरीब गरीब है, आपको लगता है ये स्कीम उस डिस्पैरिटी को कम करेगी? और जैसे फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, सो चीज़ें बहुत फॉर्मलाइज्ड हो जाएंगी प्रोसेस में। ये स्कीम का एक उद्देश्य सबसे बड़ा ये भी है कि हम अपने जो रोजगार जनरेट होंगे वो केवल रोजगार जनरेट ना हो बल्कि वो फॉर्मलाइज भी हों। इसीलिए ये जो स्कीम है ये ईपीएफओ के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही है, क्योंकि जब हमारा बेनिफिशियरी ईपीएफओ में रजिस्टर होता है तो वो प्रोविडेंट फंड के लिए, पेंशन के लिए, इंश्योरेंस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो वो एक सोशल सिक्योरिटी कवरेज में आ जाता है। तो उसका आज ही नहीं, उसका कल भी सुरक्षित हो जाता है इसमें। तो यही हमारा फॉर्मलाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो यही कहता है कि जब भी हमारा जो बेनिफिशियरी है वो ईपीएफओ में आएगा तो उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि हमारी जो रोजगार है वो फॉर्मलाइज हो जाएगी। जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो फॉर्मल सेक्टर में होगी और वो फॉर्मलाइज होकर के सोशल सिक्योरिटी कवरेज में आ जाएगी। सुरेंद्र सर, जब हम बात करते हैं नौकरी मिलने की, हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयड होने की इस स्कीम के तहत, कैसे हम अपने ये जो नौजवान हैं, जो यूथ है, जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है आज का यूथ, कैसे हम उसको फोकस रखें, उसको इस जॉब में रिटेन्ड रखें, सो दैट ये स्कीम एक सक्सेस हो, ये सक्सेसफुल होकर के आगे बढ़े। देखिए, कहा जाता है कि आज जो बैठने नहीं देते कल मुझे एक कुर्सियां देंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन आज बेरोजगार को अपने घर में बैठने नहीं दे रहे हैं, अगर ये व्यवस्था ठीक से लागू की गई तो उन्हीं बेरोजगारों को एक दिन रोजगार देकर उनको बैठने का स्थान भी देंगे, उनको वो हक देंगे जो उसका हक है। कारण रोजगार पाना, रोजगार करना ये हक है एक लेबरर का, एक किसी भी कर्मचारी का। अब इसमें है कि युवक अगर रोजगार नहीं करेगा तो करेगा क्या? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर हम बेरोजगार रहेंगे, हमारे दिमाग में बहुत सारे गलत गलत धारणाएं आएंगे। मैं ड्रग की तरफ जाऊंगा, मैं नशे की तरफ जाऊंगा, या मैं कोई गलत काम करूंगा, किसी जराइम पेशा में जाऊंगा। तो अगर खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन खाली दिमाग नहीं है, बिजी है, उसको नौकरी मिल रही है, ऐसा कौन है जो रोजगार मिलेगा और रोजगार नहीं करना चाहेगा और रोजगार छोड़ के जाके इस जराइम पेशा गलत रास्ते पर जाएगा? तो ऐसा तो कोई सामान्य आदमी नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके अंदर शायद रोजगार करने की इच्छा ना हो, लालसा ना हो, लेकिन मैं नहीं मानता जो गरीब भी होगा, रोजगार चाहने वाला होगा, वो रोजगार पाने के बाद ठुकराएगा और रोजगार मिलने के बाद ये गलत आदतों से निजात नहीं पाएगा। तो ये जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, आज भी फिर भी कह रहा हूँ, ये विन विन सिचुएशन है। युवकों को उत्पादक बनाना और उनकी उत्पादकता को देश के विकास में लगाना कंपनियों के थ्रू, और उसके थ्रू देश का विकास करना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, उसका भी विकास करना, ये दोनों उद्देश्य साथ साथ शामिल होते हैं। जब हम नौकरी पाते हैं तो केवल नौकरी अपने लिए नहीं करते हैं, पूरे परिवार के लिए भी करते हैं, तो सबकी उन्नति होती है। आज मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, अच्छी नौकरी मिलती है, 1 लाख रुपए तनख्वाह वाली नौकरी मिलती है, मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा पाऊंगा। मैं 5 केजी चावल नहीं लेके बल्कि उसको छोड़ भी दूंगा, सब्सिडाइज गैस मुझको नहीं चाहिए, मैं नौकरी करूंगा और मैं इज्जत से रहूंगा। हु डजंट वांट टू लिव विद डिग्निटी? तो ये डिग्निटी अगर मिलेगी, लेबर मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, तो युवक जो हैं इधर उधर नहीं भटकेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और किसी के भटकावे अटकावे में भी नहीं आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा युवकों को लेना चाहिए। हाँ, और क्या किया जाए वो बताएं, लेकिन अगर एक नौकरी मिलती है उस नौकरी लें और उसको आगे जाके
प्राइवेट सेक्टर में ही सही, जैसे कि बताया कि फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, फॉर्मल इकोनॉमी के जॉब हमेशा बेटर पेइंग होते हैं और लॉन्ग सस्टेनेबल होते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी में हमको 3 दिन लेबर चाहिए, मैं 3 दिन रखूँगा, 10 दिन छुट्टी, 10 दिन नहीं चाहिए तो उस 10 दिन को तनख्वाह नहीं मिलती है। लेकिन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में उसको महीने का तनख्वाह मिलेगी और जितनी छुट्टियां हैं, जितने जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं वो भी उसको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इसका फ़ायदा लेंगे और इसमें अगर कुछ कमियां हैं भी, जैसा कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान पता चलेगा, तो सरकार उसको दूर भी करेगी। और हमारी सरकार जन भावनाओं को लेकर चलती है, तो जन भावनाओं को ठीक करने के लिए, उसको और सुदृढ़ करने के लिए अगर कुछ ज़रूरतें होंगी तो उसको शायद इम्प्लीमेंटेशन दौरान ठीक भी किया जाएगा। अगर कुछ कमियां होंगी तो अभी आपाततः मुझे अभी चूंकि 1 अगस्त 2025 से ये स्कीम लागू हुई है, अभी है कि लोग इसका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसका फ़ायदा उठाएं, युवक हों, युवतियाँ हों, देश के किसी भी कोने में हों। सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है, बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है, पर हम क्या अपने यूथ के पास पहुंच पा रहे हैं, जो कि गांव में हैं, जो छोटे छोटे शहरों में हर तरफ हैं? क्या हम ये स्कीम उन तक लेकर पहुंच पा रहे हैं? हम कैसे मार्केट कर रहे हैं इस स्कीम को? हम कैसे बता रहे हैं, हम कैसे पहुंच रहे हैं अपने यूथ के पास, जिससे वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें? इसके लिए सर मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि ये स्कीम कैसे पहुंच रही है लोगों तक। ये स्कीम चूंकि ईपीएफओ के थ्रू की जा रही है इम्प्लीमेंट, तो ईपीएफओ पूरे देश में फैला हुआ है। लगभग 150 ऑफिसेज हैं ईपीएफओ के, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो और भी विंग्स हैं, ईएसआईसी, सीएलसी और स्टेट के साथ मिलकर के क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई गई हैं हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। और वो टीम्स पिछले 1 महीने से, स्कीम जब से अप्रूव हुई थी उसके बाद से ही आउटरीच प्रोग्राम्स में लगी हुई हैं और आज तक करीब 8000 आउटरीच प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया कर लिए गए हैं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के साथ वेबिनार्स करके, अलग अलग जगहों पर मीटिंग करके ईपीएफओ, ईएसआईसी, सीएलसी, सेंट्रल लेबर कमिश्नर के लोग जाते हैं, मिलते हैं, इंडस्ट्री क्लस्टर्स में जाते हैं, स्कीम को समझाते हैं। और अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इस स्कीम को लॉन्च किया, उसके बाद से हमारा वेब पेज भी इस स्कीम का लाइव हो चुका है। उस पे आपको सारी स्कीम की डिटेल गाइडलाइंस मिल जाएंगी। बहुत सारे उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हर एक के मन में आते हैं स्कीम को सुनने के बाद, उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके भी डाला गया है। उसमें कई तरह के वीडियोस भी डले हुए हैं। तो काफी एक ब्रॉड आउटरीच प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जिसमें कि स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है और हम स्टेट्स की मशीनरी को भी यूज कर रहे हैं ताकि दूर दूर तक, लास्ट विलेज, लास्ट डिस्ट्रिक्ट, हर जगह पे इस स्कीम को पहुंचाया जा सके और लोग इसका बेनिफिट उठा सके। सो कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे हमारा युवा अप्लाई कर सकता है, जहां पे उसे इस स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सकता है? सर, ये क्वेश्चन आपसे है। ये सेक्टर एग्नोस्टिक, जिससे मैंने बताया कि किसी भी सेक्टर में जहां जॉब है वहां आप अप्लाई करें और उसका फ़ायदा लें। आपने बताया कि लोगों के पास पहुँचे या कैसे, मैं एक और सहज रास्ता बताऊँगा। सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसमें मेटा का AI है, वहाँ आप खाली प्रश्न पूछें कि प्रधानमंत्री ये जो विकसित भारत रोजगार योजना के विषय हमको बताएं। हमने अभी चेक भी किया है, उसने मुझे बताया कि ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से लागू हुई है, इसकी ये संभावनाएं हैं, इसकी ये वेबसाइट है और यहाँ आपको जाने से सुविधा मिलेगी। तो जो लोग सरकारी तंत्र के प्रचार और प्रसार से जानकारी पा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आज हर युवा के पास एक मोबाइल है जिसके अंदर एक छोटा सा प्रश्न किसी भी भाषा में पूछकर वो अपने उत्तर ले सकता है। तो एक और रास्ता जिससे आप समझ सकते हैं कि स्कीम की खामियां या स्कीम की खासियत क्या है, खुसूसियत क्या है, इसको आपको लाभ पाने के लिए आपको करना क्या है, किस नक्शे कदम पर चलेंगे ताकि आपको इससे सहूलियत से इसका फ़ायदा मिल सके। और सेक्टर की बात है कि चाहे वो कोई भी सेक्टर जो निर्माण का है वो उसके लिए ये लागू है। सेक्टर टेक्सटाइल है, फूडवेयर है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सब सेक्टर इसमें लागू है। लेकिन कोई भी नो गो सेक्टर नहीं है जो कि इस सरकार की तरफ से वैलिड सेक्टर बताएं। हाँ, कोई बताए बम बनाना है, दारू बेचनी है, ये बेचना है, वो सब सेक्टर नहीं है। आप जानते हैं जो जायज़ बिजनेस है उसी के लिए ये सेक्टर लागू है और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखी। पहली बार सेक्टर एग्नोस्टिक स्कीम आई है
ज़्यादातर टेक्सटाइल की आएगी या एमएसएमई की आएगी या कृषि की आएगी या उसकी आएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा गया। जो भी इस तरह के रोजगार करता है या करना चाहता है वो उस कंपनियों से संपर्क में आए, इस पोर्टल के माध्यम से अपने आप को जोड़े और ईपीएफओ के एम्प्लॉय, जैसा कि मैडम ने बताया, या लेबर मंत्रालय के एम्प्लॉय भारत सरकार राज्य सरकार के स्तर पे हैं और राज्य स्तर के स्तर पर इसमें ज़्यादा ज़रूरत है कि वो लोग इसका प्रचार प्रसार करें ताकि जो पात्र हैं या जो सुपात्र हैं या जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनको इसकी जानकारी मिले और ख़ास जानकारी मिले कि मेरा हुनर ये है, मैं कहाँ जाऊँ। तो इस तरह का FAQ शायद है भी वहाँ कि मैं किस हुनर के लिए कहाँ अप्रोच करूँ और उसका समाधान कैसे होगा। शुरुआत में हो सकता है कुछ छोटी मोटी समस्याएं हों, लेकिन ये धीरे धीरे समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 8000 जगहों पर इसके बारे में वर्कशॉप हो चुके हैं। हिंदुस्तान में 6000 क्लस्टर हैं जहाँ की इंडस्ट्री लगाई गई हैं। शायद सारे इंडस्ट्री क्लस्टर्स में भी इसके लिए आलोचना चक्र लगाया जाएगा जहाँ की जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर दोनों रहते हैं। इसके अलावा भी जिले स्तर तक ये कार्यवाही जा रही है और अगर व्हाट्सएप से चाहें तो आपको घर बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। अब प्रयास करने की ज़रूरत है, कहाँ जाएं और किसके पास जाने से नौकरी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने सर। रिचा मैम, आपसे पूछना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए? जैसा कि मैंने पहले बताया, इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी कमर्शियल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग वेबिनार्स करके, ऑनलाइन मीटिंग्स करके, हर जो तरीके से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, ईपीएफओ के पोर्टल्स पे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पोर्टल पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अपने पोर्टल पे, एक अलग से इस स्कीम का जो वेब पेज है उस पे, हर तरह से हम लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 1 लाख करोड़ की इस स्कीम का हम चाहते हैं कि मैक्सिमम यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर इंसेंटिवाइज हों ताकि वो जॉब जनरेट करें और विकसित भारत का जो हम सपना है देश का उसको पूरा करने में वो अपना सहयोग दें। थैंक यू सो मच मैम। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की, जहां 1.48 के ऊपर ही बिलियन के ऊपर ही पॉपुलेशन है हमारी, सो यहाँ पे हर गांव में इतने सारे लोग हैं, नौजवान हैं, सबके बैंक में खाते नहीं खुले हैं। सो कैसे ये पैसा उन तक पहुँचेगा? जो 15,000 की बात हम करते हैं, एम्प्लॉयर्स भी बहुत ही फॉर्मलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं, हर एम्प्लॉयर का सेटअप नहीं होता है। सो इन एम्प्लॉयज़ के पास, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, जो गांव से, छोटे शहरों से इन एम्प्लॉयर्स को ज्वाइन करते हैं, जो कि बहुत फॉर्मलाइज नहीं है, तो इन एम्प्लॉयज़ के पास पैसा किस तरीके से आएगा? देखिए, जैसे आपने बताया कि अगर उमंग से वो ज्वाइन कर रहे हैं, ईपीएफओ में उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है और ईपीएफओ के अकाउंट डिजिटली हैं, तो एम्प्लॉयज़ के अकाउंट भी बैंक से जोड़े जाएंगे। अगर अभी तक नहीं है तो उनको एम्प्लॉय बनने के बाद जोड़ना चाहिए और उसके लिए जनधन खाते खोलें या नॉर्मल खाते खोलें, इवन जीरो बैलेंस वाले खाते भी खोल सकते हैं। और बैंकों ने जिस तरह से खाता खोलने का अभियान एक मिशन के रूप में लगाया है, इसकी जानकारी सबको है भी। आप जानते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ था 2015 तक केवल 42 करोड़ बैंक अकाउंट थे। 2015 के बाद से आज तक लगभग 52 करोड़ और अकाउंट खोले गए हैं। तो जो इतने दिन में खुला था उसको पिछले 8 से 10 साल के अंदर अकाउंट खोले गए हैं। तो एम्प्लॉयज़ को बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, पास के नियरेस्ट बैंक में अपना आधार लेके जाएं, 1 रुपये जमा करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो अकाउंट खोलने के लिए कोई बैंक मना भी नहीं करेगा, बल्कि बैंक का तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कारण उनकी तनख्वाह बैंक के थ्रू जाएगी, तो बैंक अकाउंट खोलने से मना क्यों करेंगे। और बैंक चाहेंगे कि लोग क्या अकाउंट खोलें, बल्कि EMI के लोन लेके उनके और आगे बढ़ाएं। तो बैंक तो चाहते हैं कि उसे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट बैंकों में खोले जाएं। और मुझे नहीं लगता कोई कंपनी आज की तारीख में फॉर्मल है जो कि बैंक को यूज़ नहीं करती है। तो अगर कंपनी यूज़ कर रही, कंपनी भी अपनी तनख्वाह बैंकों के माध्यम से देगी, तो सरकार को भी उनको तनख्वाह बैंक के माध्यम से ही दी जाएगी। अब कैश का प्रचलन ऐसे भी कम हुआ है, जब से UPI आया, देख रहे हैं कि
हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। पिछले जुलाई महीने अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं वक्तव्य में कहा था कि लगभग 1.9 बिलियन ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड इन 1 मंथ, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। किसी जगह में इतने ज़्यादा अकाउंट डिजिटल नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप कहीं नारियल का पानी पीजिए या कहीं होटल में खाना खाइए या कहीं कुछ भी करिए, सब आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल पेमेंट तो बैंक से जुड़े हुए हैं ना, तो ये एम्प्लॉई हैं, इनके भी अकाउंट बैंक में अगर नहीं खुले हैं तो खुल जाएंगे, और जिस दिन जॉब मिलेगा उसके साथ साथ बैंक अकाउंट खोलना जरूरी भी है, ताकि बैंक से पेमेंट करने में एम्प्लॉई का ही फायदा है, आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी और तनख्वाह का रिकॉर्ड भी रहेगा। हम लोग तो IIP में जितने एम्प्लॉई को एंगेज करते हैं, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे नॉन आउटसोर्सिंग हो, सबका पेमेंट चाहते हैं कि उनके खाते में जाए और खाते की रसीद भी हमारे पास आए, ताकि कोई वेज में हेर फेर न कर सके। तब तो रिक्वेस्ट करेंगे जो भी एम्प्लॉई बनना चाहते हैं वो अपनी तनख्वाह कैश न लें, बल्कि कैश के बदले बैंक के थ्रू ही लें, ताकि उनको पूरा भी मिले और समय से भी मिले और कोई हेर फेर भी ना हो। सुरेंद्र जी, ये स्कीम इतनी रोशन स्कीम है, ये एक बहुत ही बहुत बढ़िया सोच के साथ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, बट इसको सिर्फ 2 साल के लिए क्यों किया गया है? इसको लंबे समय के लिए क्यों नहीं किया गया है? देखिए 1 लाख करोड़ के बैंक का प्रोविजन है, कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें 2 साल में हासिल हो जाती हैं तो इसके बाद सरकार पुनर्विचार कर भी सकती है कि इसको आगे बढ़ाया जाए और किस तरह इसको आगे और बड़ा बनाया जाए। लेकिन 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना 2 साल के अंदर एक भगीरथ प्रयास है। अगर इतना बड़ा प्रयास सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करके संभव कर लेती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके बाद इसको आगे बढ़ाने या इसको किस तरह से पुनर्विस्तारित किया जाए, इस पर आलोचना हो सकती है, इस पर पुनर्विचार सरकार निश्चित रूप से करेगी। लेकिन अभी जिस रूप में स्कीम आई है इसका फायदा लिया जाना चाहिए। स्कीम का भविष्य अच्छा है तो सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए जरूर कोशिश करेगी। 2 साल तो प्रारंभिक रूप से रखा गया है, इसमें नहीं कहा गया कि 2 साल बाद नहीं चलेगी। ये कहा गया है कि अगले 2 साल के अंदर ही लोग सेंस ऑफ अर्जेंसी से इसका फायदा उठाएं, ताकि एम्प्लॉयर को भी लगे कि हम जल्दी जल्दी लोगों को रोजगार दें और बेरोजगार को भी लगे कि हमारे लिए रोजगार। ये केवल अटकाने भटकाने वाली स्कीम नहीं है, ये तुरंत रोजगार प्रदान करने वाली स्कीम है और 6 महीने के अंदर ये 15,000 अतिरिक्त भी मिलेगा। तो इसलिए कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि 2 साल की है तो इसके बाद स्कीम का क्या होगा। लेकिन 3.5 करोड़ लोग जो रोजगार पा जाएंगे उनको भविष्य तो 2 साल बाद भी मुकम्मल होगा, अच्छा होगा, तसल्ली भी मिलेगी, तरक्की भी करेंगे। तो 3.5 करोड़ लोग अगर 2 साल तक रोजगार पा जाते हैं तो इससे बड़ी स्कीम सोचना लगभग मेरे हिसाब से असंभव है। ऋचा जी, आपसे ये आखिरी सवाल, ये स्कीम, आप इतने एक्सपीरियंस के साथ लेबर एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टर रह चुकी हैं आप, सो इतने एक्सपीरियंस के बाद आपको ये स्कीम कैसे लगता है? ये स्कीम बाकी स्कीम से, सरकार बहुत सारी स्कीम लेकर के आई है, ये स्कीम में ऐसा स्पेशल क्या है या बाकी स्कीम से कैसे ये इकॉनमी को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं और भारत सरकार की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। लेकिन जैसा कि शुरू में ही सर ने बताया था कि अभी तक की जो स्कीम्स आई हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम थी, जो कि एक कैपिटल एस्पेक्ट को देखती थी स्कीम इंडस्ट्री के या जॉब जनरेशन के या एम्प्लॉयमेंट के। ये स्कीम उसके लेबर साइड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे सरकार इंसेंटिव दे रही है। तो ये स्कीम एक कंप्लीट पैकेज की तरह होगी इंडस्ट्री के लिए, एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, कि वो जॉब जनरेट करे, लोगों को जॉब दे, लोग जॉब में आएंगे, सस्टेन रहेंगे कुछ समय तक, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, वो फॉर्मलाइज होंगे तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ही उससे ग्रो करेगी। तो ये स्कीम मल्टी फेसेटेड है। थैंक यू सो मच, आपने बताया, हम लोगों को सारे डिटेल्स दिए, पर अब टाइम हमारा पूरा हो चुका है। सो आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा email ID ddurduspecials@gmail.com में आप मेल कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।